आज की इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज एक नई किताब है, स्मृति और समय का संगम, और इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। हमारे पास कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, मतलब पेशेवर समीक्षकों की रायें हैं, कुछ लेखकों ने भी तारीफ की है, और हाँ, पाठकों के अपने अनुभव भी हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन सबको मिलाकर देखेंगे। तो ये किताब किस बारे में है? कहानी लिज़बेथ नाम की एक लड़की की है, 11 साल की, जी। और वो इंसानी यादों की एक कह सकते हैं रहस्यमयी लाइब्रेरी में छिपी हुई है। हाँ, जिसे कहानी में टाइम स्पेस कहा गया है। हाँ, एक अनोखा कॉन्सेप्ट है। और ये कहानी कई दशकों में फैली है। इसमें जिंदा रहने की जद्दोजहद है, प्यार है, और वो सरकारी दखलंदाजी का एंगल भी है। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सभी रिव्यूज को देखकर समझें कि इस किताब में क्या खास है, क्या चीज लोगों को इतनी पसंद आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये बात शुरू से ही ध्यान खींचती है। हाँ, ऐतिहासिक भी है, साइंस फिक्शन जैसा भी, फैंटेसी भी, रोमांस, थ्रिलर, सब कुछ सही। और वो यादों की लाइब्रेरी वाला आइडिया तो है ही। तो देखना यह है कि अलग अलग लोग इस मिश्रण पर क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उन प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं जो बहुत सकारात्मक है, जबरदस्त तारीफ वाली। जैसे पब्लिशर्स वीकली ने इसे सीधा सीधा मनोरंजक कहा, और ये भी कि इसमें लगभग हर पन्ने पर रोमांच है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इसे एक साहित्यिक उपन्यास के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाँ, फिर पाठकों के अनुभव तो मतलब और भी गहरे लगते हैं। गुड रीड्स पर लिलियन बी हैं, उन्होंने 4.33 स्टार दिए और बस लिखा अद्भुत। सिर्फ इतना? हाँ, और आगे बताया कि लेखन बहुत सुंदर है, भावनात्मक रूप से बहुत असरदार है। उन्होंने लिखा और ये काफी इंटेंस है, मैं पढ़ना बंद ही नहीं कर सकी। अच्छा। और किताब का करीब आधा हिस्सा पढ़ते हुए मैं रो रही थी। ये इतना दुखद था। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी प्रतिक्रिया है। हाँ, वाकई। और ये सोचना दिलचस्प है कि ऐसा क्या है जो पाठक को इतना अंदर तक छू रहा है। और लिलिन भी अकेली नहीं है। स्टोरीग्राफ पर केटलिन 11 ने पूरे 5 स्टार दिए हैं। 5 में से 5। जी, और इसे शानदार बताया है। उन्होंने भी लेखन शैली की तारीफ की, लेकिन साथ ही किरदारों के विकास पर भी बात की है। और कहानी के जो मूल विषय हैं, जैसे याददाश्त पर किसका नियंत्रण हो या कहानी कहने की ताकत, इनकी गहराई को भी सराहा है। तो ये सिर्फ इमोशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी कनेक्ट कर रही है। बिल्कुल। शायद ये जो भावनात्मक जुड़ाव है वो लिसावेट के संघर्ष से जुड़ा हो, मुख्य किरदार से। और ये विषय जो आपने कहे, याददाश्त, विरासत, सच, इतिहास पर किसका हक है, ये बार बार आ रहे हैं रिव्यूज में। हाँ, लगता है ये कहानी के केंद्र में है। नर्स बुकी नाम के एक और रीडर ने भी इसी बात पर जोर दिया है कि कैसे कहानी में 2 अलग-अलग टाइमलाइन चलती हैं। अच्छा, ड्यूल टाइमलाइन? हाँ, और वो कितनी खूबसूरती से इन विषयों को सामने लाती हैं। एक तरफ लिसावेथ की कहानी टाइम स्पेस में, और दूसरी तरफ शायद असल दुनिया में कुछ और। बिल्कुल। ये ड्यूल टाइमलाइन अक्सर कहानी को और गहरा बनाती है। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं, बल्कि थीम को उभारने का तरीका है। ये दिखाती है कि कैसे अतीत और वर्तमान जुड़े हैं, कैसे पुरानी यादें या शायद दबाया गया इतिहास आज भी असर डालता है। और देखिए, जानी मानी लेखिका डेरिया लाइवल ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि समय, स्मृति और इतिहास पर एक चिंतन बताया। चिंतन गहरा शब्द है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही उन्होंने इसे दिल दहला देने वाला शीत युद्ध का जासूसी थ्रिलर भी कहा है। ये कैसे? एक तरफ चिंतन, दूसरी तरफ थ्रिलर। यही शायद इसकी खासियत है, गहरा विचार भी और तेज रफ्तार सस्पेंस भी। ये तो वाकई दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। ऐतिहासिक सेटिंग, वो साइंस फाई जैसा टाइम स्पेस, फैंटेसी के पुट, रोमांस भी, और ऊपर से कोल्ड वॉर स्पाई थ्रिलर। हाँ, काफी कुछ एक साथ। टिनी नाम की एक पाठक ने गुडरीड्स पर लिखा भी है कि इसमें विज्ञान, रोमांस सब कुछ है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें पर्सनली लिजाबेथ की कहानी ज्यादा पसंद आई। अच्छा, तो ये हो सकता है कि कहानी के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग लोगों को ज्यादा अपील करें। शायद। हाँ, ये स्वाभाविक है जब इतने सारे जॉनरास मिले। कोई साइंस फाई से जुड़ेगा, कोई जासूसी कहानी से। देखिए, बुकलिस्ट जैसी संस्था ने इसे बुक क्लब्स के लिए रिकमेंड किया है। अच्छा, मतलब चर्चा के लिए काफी मसाला है इसमें। बिल्कुल। और उन्होंने इसकी तुलना की है द मिनिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी किताबों से, जिनमें वो जादुई लाइब्रेरियां या समय से जुड़े रहस्य होते हैं ना। हाँ, समझ गया। तो इससे अंदाजा लगता है कि ये किस तरह की फैंटेसी या मैजिकल रियलिज्म की बात कर रही है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सब चीजें, ये अलग अलग तत्व ठीक से जुड़े हुए लगते हैं,
क्या ये मिश्रण सहज है या कहीं बिखरावा तो नहीं लगता? अच्छा सवाल है। क्या रिव्यूज में इस पर कुछ कहा गया है कि ये मिक्स कितना कामयाब रहा? ज्यादातर रिव्यूज इसे पॉजिटिव ही मानते हैं। इसे किताब की ताकत बताया गया है। जैसे लेखिका पैटी कैलाहन हेनरी ने इसे कहा है, समय की सीमाओं को लांघने वाली प्रेम कहानी, चमकदार और भूता। भूता मतलब हॉन्टिंग। हाँ, हॉन्टिंग। शायद वो टाइम स्पेस की मिस्ट्री या यादों के बोझ की वजह से। और जिमी फोर्ड, वो भी जाने माने लेखक है, उन्होंने तो लिखा है, आप इस किताब को पढ़ते नहीं, इसमें गायब हो जाते हैं। एक आश्चर्यजनक पहला उपन्यास। वाह, गायब हो जाना, ये तो कमाल की तारीफ है। बिल्कुल, ये बताता है कि वर्ल्ड बिल्डिंग कितनी असरदार है और लिखने का अंदाज कितना डुबो देने वाला है। ब्लर्ब इट डाउन नाम की एक समीक्षा है, उसमें भी ड्यूअल टाइमलाइन की तारीफ है। मजबूत महिला किरदारों की, मतलब सिर्फ लीसा वेथ ने शायद और भी हैं, और दुनिया बनाने के तरीके की भी। तो लगता है ज्यादातर लोगों के लिए ये मिश्रण काम कर रहा है, कहानी को और रिच बना रहा है। तो मतलब खूबसूरतियों की लिस्ट देखें तो जॉनरास का अनोखा पर सफल मिश्रण, गहरा भावनात्मक कनेक्शन, खासकर लिसावित से, जी याददाश्त और इतिहास जैसे जरूरी विषयों पर बात, बिल्कुल। और सबसे ऊपर लिखने का अंदाज असरदार और सुंदर। ये तो काफी मजबूत पैकेज लगता है, खासकर एक डेब्यू नॉवल के लिए। हाँ, निश्चित रूप से। और इन रिव्यूज को एक साथ देखें तो एक बात और उभरती है, ये जो याददाश्त और इतिहास पर नियंत्रण का विषय है ना, हाँ, ये शायद आज के पाठकों को खास तौर पर अपील कर रहा है। हम सब एक तरह से सूचना और नैरेटिव की लड़ाई के दौर में हैं। सही कहा। तो ये किताब शायद उस दुखती रग को छेड़ती है, जो पूछती है किसकी कहानी सुनाई जाती है, किसकी दबा दी जाती है, और ये सब एक रोमांचक कहानी में पिरोया गया है, तो अपील और बढ़ जाती है। लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ तारीफ ही तारीफ है या कुछ नुक्ताचीनी भी है? क्योंकि अक्सर जहां इतनी वाहवाही होती है वहां कुछ सवाल भी उठते हैं। लाइब्रेरी जर्नल की समीक्षा का आपने जिक्र किया था शुरू में। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर किसी का नजरिया तो अलग होता है। लाइब्रेरी जर्नल ने एक अहम मुद्दा उठाया था। उनका मानना था कि कहानी का असर शायद और भी गहरा होता अगर वो जो टाइम स्पेस है, वो जादुई यादों वाली लाइब्रेरी और जो असल दुनिया है, हाँ, उनके बीच का कनेक्शन, उनका रिश्ता थोड़ा और साफ होता। अच्छा, मतलब टाइम स्पेस में जो हो रहा है उसका असल दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है वो और क्लियर होना चाहिए था। शायद यही उनका मतलब था। ये कनेक्शन और मजबूत हो सकता था। ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि ये सीधे कहानी के स्ट्रक्चर और वर्ल्ड बिल्डिंग से जुड़ी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कहानी का जो फैंटेसी वाला हिस्सा है वो उसके यथार्थवादी थ्रिलर वाले हिस्से से थोड़ा अलग थलग सा महसूस हुआ? क्या उन्होंने कोई उदाहरण दिया इस पर? लाइब्रेरी जर्नल की समीक्षा में शायद बहुत विस्तार न हो, लेकिन ये मुद्दा सोचने लायक है। हो सकता है टाइम स्पेस की जो थोड़ी धुंधली सी रहस्यमयी प्रकृति है, वो कुछ पाठकों को बहुत पसंद आए। उन्हें लगे कि ये कल्पना के लिए जगह छोड़ती है। लेकिन शायद दूसरे पाठक जो कहानी में कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट को ज्यादा साफ देखना चाहते हैं, उन्हें ये थोड़ा अधूरा सा लगे। सही, ये तो पढ़ने वाले पे निर्भर करता है। बिल्कुल। और इसी तरह गुडरीड्स पर एक समीक्षक ने माना कि कहानी बहुत अच्छी लिखी है, डुबो देती है, लेकिन उन्हें ये थोड़ी प्रेडिक्टेबल भी लगी। मतलब आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना आसान था। प्रेडिक्टेबल, ये तो चौंकाता है क्योंकि पब्लिशर्स वीकली ने तो कहा था हर पन्ने पर रोमांच। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेन प्लॉट ट्विस्ट या अंत का अंदाजा लग रहा था? हो सकता है। कभी-कभी ड्यूअल टाइमलाइन वाली कहानियों में होता है कि पाठक दो धागों को जुड़ते भी देखता है और कनेक्शन पहले ही समझ जाता है, या शायद कुछ जाने पहचाने कहानी के पैटर्न इस्तेमाल हुए हों जिन्हें अनुभवी पाठक पहचान लेते हैं। मुमकिन है। पर यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि उसी समीक्षक ने प्रिडिक्टेबल कहने के बावजूद इसे एंजॉयबली इमर्सिव कहा। अच्छा, मतलब अगर कुछ अंदाजा लग भी रहा था तो भी पढ़ने का मजा खराब नहीं हुआ। सफर का आनंद शायद मंजिल से ज्यादा था। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। और फिर दूसरी तरफ द 52 बुक क्लब की समीक्षा है जी। वो किरदारों को लिसाबेथ और अर्नेस्ट, यहाँ एक और नाम आया, उन्हें शानदार बता रहे हैं। जी, अर्नेस्ट। और खासकर अंत की तारीफ कर रहे हैं कि वो पाठक पर एक गहरा स्थायी असर छोड़ता है। देखिए, तो जहाँ एक को कहानी थोड़ी अनुमानित लगी, वहीं दूसरे को अंत बहुत असरदार लगा। पाठक अनुभव कितने अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। और इन आलोचनाओं या बारीकियों को मुझे लगता है
कहानी की बड़ी कमियों की तरह नहीं देखना चाहिए। ये चर्चा के मुद्दे हैं। ये दिखाते हैं कि किताब लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, भले ही वो हर बात से सहमत ना हो। सही। टाइम स्पेस की अस्पष्टता हो या कहानी का अनुमानित होना, ये व्यक्तिपरक चीजें हैं। किसी के लिए ये छोटी बात होगी, किसी के लिए बड़ी। अहम ये है कि किताब एक बातचीत शुरू करती है। तो अगर हम इन सभी आवाजों को, जोरदार तारीफ, वो भावनात्मक जुड़ाव, थीम की गहराई, स्टाइल का प्रयोग और कुछ नुक्ताचीनी, इन सबको एक साथ रखें तो इस किताब स्मृति और समय का संगम के बारे में हमारी समझ क्या बनती है? निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से निचोड़ ये है कि ये एक बहुत महत्वाकांक्षी और दिल को छूने वाला पहला उपन्यास है। इसकी सबसे बड़ी ताकत शायद इसका साहस है, कई जॉनराज मिलाने का, मुश्किल विषयों को उठाने का और एक जटिल डुअल टाइमलाइन वाली कहानी कहने का। रिव्यूज से ये साफ है कि लेखिका की भाषा में दम है, किरदार जानदार है, खासकर लिसा विथ, और अब हम अर्नेस्ट को भी जानते हैं, और कहानी पाठक को इमोशनली हिला सकती है। हाँ, वो लिलियन बी का रोने वाला अनुभव और जेमी फोर्ड का किताब में गायब हो जाना, ये इसी तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। और जहां तक आलोचनाओं की बात है, टाइम स्पेस का कनेक्शन या थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी, ये शायद उस महत्वाकांक्षा की एक कीमत है। जब आप कुछ नया और जटिल करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर पाठक के लिए हर चीज परफेक्ट हो। सही बात है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का वजन और उनकी शिद्दत कहीं ज्यादा लगती है। ये एक ऐसी किताब लगती है जिसे लोग पढ़कर भूलते नहीं, जिस पर बात करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि उससे कुछ ज्यादा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये वो किताब है जो पाठकों को गहराई से महसूस कराती है, जैसे हमने उन तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में देखा, और साथ ही ये उन्हें याददाश्त, इतिहास और कहानी कहने के तरीकों के बारे में गहराई से सोचने पर भी मजबूर करती है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक अनुभव है। और अगर हम इसे बड़े फलक पर देखें तो ये किताब उन सवालों से जूझ रही है जो आज बहुत अहम है। हम अतीत को कैसे याद रखते हैं? कौन तय करता है कि किसकी कहानी इतिहास बनेगी और किसकी भुला दी जाएगी? और ये सब एक ऐसी कहानी में है जो आपको बांधे रखती है। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। इस किताब का एक मुख्य मुद्दा है यादों को बचाना, उन्हें मिटने से रोकना, और ये सवाल कि हमारी कहानियों पर किसका नियंत्रण है। जी, तो इसी को आगे सोचते हुए ये ख्याल आता है, हमारे अपने इतिहास में, हमारे समाज में ऐसी कौन सी खोई हुई घड़ियां हैं, कौन सी भूली बिसरी यादें हैं जिन्हें शायद इसी तरह खोजने, बचाने या कम से कम याद करने की जरूरत है? कौन सी कहानियां हैं जो अनकही रह गई हैं, जिन्हें शायद अब सुनने का वक्त आ गया है? आज के लिए हमारी एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।